नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपने YouTube चैनल पर आशा सिटी पॉइंट पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का हमारा रीजनिंग का टॉपिक होगा कथन एवं निष्कर्ष। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे होंगे कि जो हमारे इस तरफ के चैप्टर्स इधर जितने भी आपने देखे होंगे, सारे लॉजिक चैप्टर्स में कथन एक कॉमन चीज होती है। इसके बाद की चीजें बदल रही होंगी, आपको इन्हीं को ही ध्यान देना है कि हमें कहाँ पे तोड़ धारणा दिया है, कहाँ पे निष्कर्ष दिया है, कहाँ पे तर्क दिया है, कहाँ पे आलोचना की गई है, कहाँ पे कार्रवाइयां हैं। तो इन चैप्टरों से आंसर हमारे बदलते हैं। हम स्टेटमेंट के बारे में अगर दोस्तों बात करें तो सिंपल भाषा में हम केवल स्टेटमेंट क्या कह सकते हैं, किसी भी विषय की संपूर्ण जानकारी क्या होती है आपकी स्टेटमेंट, यानी क्या होता है आपका कथन होता है। अब दोस्तों, इसके बाद की चीजें आपकी बदलती तो उसको ध्यान देना होता है। देखिएगा, दिए गए कथनों के आधार पर निकाला गया जो निष्कर्ष होगा, यानी निकाली गई जो आपकी कंक्लूजन होगी, उसी को हम क्या बोलते हैं, आपका निष्कर्ष बोलते हैं। यानी सही तथ्य को स्थापित करना है। सिंपल भाषा में दोस्तों बात करें तो हम क्या हो जाएगा, दिए गए कथन के आधार पर सत्यता की जांच करना या सत्यता तक पहुंचना ही हमारा क्या होता है, निष्कर्ष या कंक्लूजन कहलाता है। तो उम्मीद करता हूं चैप्टर का कॉन्सेप्ट मिला, कथन किसे कहते हैं और निष्कर्ष किसे कहते हैं। अब देखिए, इसमें सबसे पहले क्या होता है, कुछ नियम्स होते हैं हमारे। जब भी हम किसी भी चीज का निष्कर्ष निकालेंगे तो वहां पे प्रश्नों का तरीका क्या होना चाहिए, इनको देखते हैं। प्रश्नों के तरीके में पहला पॉइंट आपका होता है समानता पर आधारित निष्कर्ष। समानता पर आधारित निष्कर्ष मतलब क्या होगा, आपको पता है कि जब हम किसी भी व्यक्ति के बारे में किसी भी चीज की सत्यता की जांच करेंगे या उससे संबंधित उस पर कोई निष्कर्ष निकालेंगे तो हमें समानता तो ध्यान में ही रखना होगा। यानी कहा क्या गया है, उससे क्या चीजें बन सकती हैं, उनमें क्या चीजें हो सकती हैं, क्या नहीं हो सकती हैं, इनका विशेष ध्यान देना होगा। तो प्रश्नों में हम देखेंगे कि अगर आपका कथन जिससे रिलेटेड है उसी से रिलेटेड आपका निष्कर्ष होगा तो उनमें समानताएं होंगी, हम उस निष्कर्ष तक पहुंच सकते हैं। दूसरा पॉइंट क्या होगा, कारण एवं प्रभाव पर आधारित प्रश्न या निष्कर्ष। तो देखिए, कारण एवं प्रभाव बहुत जरूरी है। अगर कोई भी प्रश्न आपका या कथन बनता है तो उसमें कारण और प्रभाव जरूर होगा। ठीक है, जैसे हम एग्जाम्पल पे ले लें, हम सभी तैयारी कर रहे हैं तो इसका कारण क्या है, सिंपल, जॉब पाने के लिए, नॉलेज के लिए, सफल होने के लिए। तो इसमें बहुत सारे आपके उसके क्या हो सकते हैं, कारण हो सकते हैं, लेकिन वो सार्थक होने चाहिए। अब जिसे नौकरी नहीं करनी है, जिसे नहीं पढ़ाना है, नॉलेज नहीं बढ़ाना है, तो वो नहीं पढ़ रहा होगा। तो ये चीजें क्या होंगी, आपकी कारण एवं प्रभाव पर आधारित निष्कर्ष होते हैं यहाँ पे। तीसरी कंडीशन क्या होती है, स्वीकारता पर आधारित निष्कर्ष, यानी एक्सेप्ट। किसी भी चीज को जब तक कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा, नहीं मानेगा, तब तक हम निष्कर्ष नहीं निकाल सकते, यानी उसका कंक्लूजन नहीं दे सकते। मैं जैसे कहूं दोस्तों, आप हमारी वीडियो को देखिए। तो दोस्तों देखिए, अब यहाँ पे हमारी वीडियो को देखिए तो मैं आपसे कह सकता हूं आप एक्सेप्ट करेंगे तभी इसका लाभ होगा। मैंने कहा आपने उसको फॉलो नहीं किया तो कोई मतलब नहीं है। हाँ, जो लोग इसको फॉलो करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे, उसमें रीजंस आपको दिखेगा कि उनका निष्कर्ष क्या निकलेगा, कंक्लूजन। आने वाले एग्जामिनेशन में वो परीक्षा को क्रैक करेंगे, यानी उसको पास करेंगे। ठीक, अब इसके बाद देखें दोस्तों, आधारभूत वैज्ञानिक परीक्षण पर आधारित। जैसे आप सभी को पता है विज्ञान एक, अगर हम कहें वरदान है तो अक्षराप भी है। एग्जाम्पल, अगर फैन चल रहा है तो इसका मतलब क्या है, उसे यूनिट चाहिए। तो अब यूनिट चाहिए तो आप बोले सर लाइट या फिर इन्वर्टर, तो दोनों ही यूनिट्स हैं। तो यानी वो क्या है, लॉजिक हमारा क्या निकला उसमें कि फैन चलाना है तो हमें उसे इलेक्ट्रिसिटी देना है, चाहे वो इन्वर्टर के माध्यम से दीजिए, चाहे आप लाइट के माध्यम से दीजिए, कोई ना कोई उसे एनर्जी के तौर पर इलेक्ट्रिकल सिटी देना ही पड़ेगा, तभी वो काम करेगा। तो ऐसे अगर हमारे पास कोई भी तर्क दिए होते हैं, वहां पे इस तरीके का कोई भी निष्कर्ष होगा तो उसे हमें क्या सत्य मानना होगा, यानी उस पर आधारित प्रश्न होंगे। तार्किक विवेचन पर, यहाँ पे दोस्तों तार्किक विवेचन से हमारा क्या तात्पर्य होगा, यहाँ पे जितने भी प्रश्न होंगे वो आपके लॉजिक पर बेस्ड होंगे। और यहाँ पे अगर आप हम कोई भी प्रश्न उठाते हैं तो वहां पे आप निष्कर्ष पहुंचने के लिए आप वहां पे तर्क जरूर करेंगे। ऐसा सर होगा तो क्या, ऐसा नहीं होता तो क्या, तो बिल्कुल सही है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, निष्कर्ष निकालेंगे। और निष्कर्ष तभी निकल सकता है जब हम आपस में एक दूसरे से तर्क करते हैं, यानी एक दूसरे की बातों को सुनते हैं और बातों से हम कोई
तथ्य को स्थापित करते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आप ऐसे प्रश्नों की कंडीशन जैसे देखेंगे जहां समानता का भाव हो, कारण एवं प्रभाव का भाव हो, स्वीकार्यता का भाव हो, आधारभूत वैज्ञानिक परीक्षण का भाव हो और तार्किक विवेचन से संबंधित है, तो वहां पे आपको समझ जाना है कि हमें कौन कौन से नियम फॉलो करने हैं, स्टेटमेंट और कंक्लूजन के नियम को फॉलो करना है। अब कुछ कंडीशंस है दोस्तों जो आपके लिए सहायक बनेंगी, इनको देखते ही आप उसको डन कर दीजिएगा, यानी इसको सत्य कर दीजिएगा और इसको असत्य कर दीजिएगा। देखिए ये ऐसे चैप्टर्स हैं, मैं बार बार कहूंगा अच्छे इसका आंसर नहीं निकाल पाते हैं, ना विश्वास, आप प्रैक्टिस सेट लेकर बैठिएगा जब कंबाइंड प्रश्न आते हैं। तो अगर आप दोस्तों 5 प्रश्नों में 4 प्रश्न आप सही करते हैं तो इसका मतलब आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं इन चैप्टरों में। उसका रीजन होता है कि हम किसी भी व्यक्ति की 100% थॉट नहीं मैच करा सकते, हम किसी भी व्यक्ति की 90% थॉट को मैच कर सकते हैं। हर किसी में अलग अलग सोचने की क्षमता होती है और ये सारे ही हमारे जो चैप्टर्स चल रहे हैं वो कहीं ना कहीं हमारे विवेक पर यानी हमारे तर्कों पर, तर्क संगत पर आधारित है। आइए दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण पॉजिटिव चीजें देखते हैं। ये जो आपका भाव होगा सकारात्मक होगा, यानी यहाँ पे जो भी चीजें हैं वो आपकी पॉजिटिव होंगी। पहला, कथन सकारात्मक है तो निष्कर्ष भी सकारात्मक निकालेंगे। जैसे मैं कहूं आपने अच्छी तैयारी करी तो हम क्या उम्मीद करेंगे दोस्त, हमारे आप रिजल्ट हो गए, ये सकारात्मक प्रभाव। आपने बहुत अच्छी तैयारी करी और हम बोले फेल हो जाओगे तो आपको कितना क्रोध आएगा, मतलब यार इतना पढ़ रहे हैं, इतना अच्छे से पढ़ा किस लिए रहे हो अगर हम फेल हो जाएं। तो ये सब सारी चीजें, तो क्या होगा, आप अगर किसी भी तरीके का वहां पे स्टेटमेंट आपका सकारात्मक दिया हो तो दोस्तों उसका कंक्लूजन क्या निकलेगा, सकारात्मक ही निकलेगा। तभी बनाए गए हमारे प्रोवर्ब्स या हमारी कहावतें, कठिन मेहनत करने से सफलता निश्चित होती है, या फिर आज आप कठिन प्रयास करते हैं तो सफलता निश्चित होगी। बहुत सारी चीजें हैं, उनको हम चर्चा करेंगे, हिंदी वाली व्यायाम लगातार उन पे भी चर्चा करती रहेंगे। चलिए इसके बाद देखते हैं दोस्तों, समस्या के 2 पहलू होते हैं। बिल्कुल सही बात है, कोई भी समस्या एक चीज से नहीं जनरेट होती है, समस्या 2 पहलू से बनती है। कुछ हमारे अंदर मतभेद है, कुछ आपके अंदर मतभेद है, तो 2 पहलू बन गए, समस्या बन गई। तो इसका मतलब क्या है, मैंने अपनी बात को रख दिया है तो इसका मतलब आपकी बात को हमें सुनना पड़ेगा। अगर हम आपकी बात को सुनते हैं तभी हम उस निष्कर्ष को निकालेंगे। मैं सिर्फ अपनी समस्या बताऊं और आपकी समस्या ना सुने सामने वाला, तो निकाला हुआ कंक्लूजन यानी निष्कर्ष क्या होगा, गलत होगा। इसीलिए सबको समान क्या दिया जाता है, अधिकार बोलने का। जैसे एग्जांपल अभी आप लोगों ने देखा 69,000 शिक्षक भर्ती, सरकार लगातार धनाधन प्रोसेस प्रक्रिया कर रही थी और बच्चे एक तरफ अपनी समस्या को लेकर कोर्ट के रुझान में थे। क्या हुआ, फाइनली रुक गई। तो दोनों की समस्याओं का पहले निस्तारण होना चाहिए, इसके बाद आप करिए, कोई ऑब्जेक्शन नहीं किसी को भी। बट लेकिन अगर हमारे लॉ में यानी हमारे संविधान में इस विधि में कुछ भी दिया है तो उसको मानना ही पड़ेगा। चलिए दोस्तों, तो समझ में आया होगा आपको, इससे अच्छा एग्जाम्पल नहीं बता सकते, लेटेस्ट मुद्दा चल रहा है। अब आइए, सलाह, परिणाम, प्रभाव, निदान, प्रचार, विज्ञापन, ये सारी चीजें जहां पे होंगी दोस्तों इन्हें सत्य मानना पड़ेगा। सलाह, एज ए डॉक्टर के पास आप जाते हैं तो वो कुछ भी अगर बताता है, या आप किसी टीचर के पास जाते हैं, या अपने किसी बड़े बुजुर्ग के पास जाते हैं, या किसी सेलेक्टेड के पास जाते हैं, तो कुछ चीजें वो आप अगर उनसे पूछते हैं तो वो अपने जीवन की चीजें बताते हैं, एज ए सलाह हो जाता है। तो जहां पे दोस्तों सलाह का भाव होगा, परिणाम का भाव होगा, प्रभाव का भाव होगा, निदान का होगा, प्रचार का होगा, विज्ञापन का होगा, ये सभी सत्य होगा। अगर दोस्तों इनमें से कोई भी शब्द आपको क्लियर नहीं होता है तो प्लीज कमेंट्स के माध्यम से उस शब्द को आप भेजिए, मैं उसको डिस्क्राइब कर दूंगा कमेंट्स में। आइए अब दोस्तों देखिए, संविधान संशोधन पर चर्चा की गई तो सत्य होगा। भैया आप सभी को पता है कि संविधान हमारा क्या सर्वोच्च माना जाता है, किसी भी देश का नियम कानून विधि विधान को ही हम संविधान कहते हैं, उसके अगेंस्ट हम नहीं जा सकते हैं। तो ऐसा अगर कोई भी आपका कथन दिया होगा तो उससे संबंधित निष्कर्ष आपके सत्य होंगे। अब दोस्तों कुछ चीजें आपकी निगेटिव भी होंगी, जहां पे मैंने आपसे कहा कि पॉजिटिव चीजें होती है वहां पे आपकी क्या होती है, निगेटिव चीजें भी होती हैं, तो उनको समझिएगा क्या होगा। निष्कर्ष पूर्ण धारणा या अनुमान पर हो तो असत्य होगा। जैसे अभी पिछले चैप्टर में मैंने आपको अनुमान और पूर्ण धारणा बताई, क्या हम एग्जाम्पल के तौर पे बात करें, हम पढ़ेंगे और पढ़ते रहेंगे, हम पढ़ेंगे और पढ़ते रहेंगे, तो
ये हमारा अनुमान होगा ना, ऐसा नहीं। एक समय में आपको क्या करना पड़ेगा, उसको समझना पड़ेगा। हमें एक टाइम ड्यूरेशन में पढ़ के चीजों को पास आउट करना। जीवन पर्यंत पढ़ने का क्या मतलब होगा? आपकी एज 25 साल तक की है जॉब की, और आप 50 साल तक पढ़ के क्या बेनिफिट करेंगे? ऐसा। तो हर चीज का एक अपना स्टेटमेंट होगा, तो उस स्टेटमेंट में दिए गए जो भी आपके कंक्लूजन्स होंगे, निष्कर्ष होंगे, उनमें आपका रिजल्ट फाइंड होना चाहिए, यानी उसका तत्व स्थापित होना चाहिए। हम पूर्ण धारणाएं अभी देख चुके हैं, वहां पे हम देखते थे कि क्या होता, अप्रत्यक्ष रूप से हम कल्पना करते थे वो चीजें। जैसे किसी ने कहा किसी सिटी में कोई डॉक्टर बहुत अच्छे, तो आपने अब उनके प्रति विचार सुना और आपने उनको क्या किया, बहुत अच्छे हैं, तो आप उनसे कभी इनकेस किसी डिसीज के चक्कर में मिलते हैं, तो अब जब आपने मिला तो उनकी सत्यता जांची कि उन्होंने फर्स्ट टाइम आपको देखा और दवा दी, आपको आराम हो गया, तो वो निष्कर्ष निकल गया। अभी किसी ने बताया था तो आपने कल्पना करी थी, तो वो पूर्ण धारणा या अनुमान था। लेकिन अभी क्या हमें करना है, कंक्लूजन निकालना, निष्कर्ष, यानी अब हमें उस डॉक्टर से मिलना पड़ेगा और हमें उसकी सत्यता को जांचना पड़ेगा, क्या लोग उसके बारे में सही कह रहे हैं, तो वो चीजें क्या होंगी, आपकी निष्कर्ष होंगी। यानी यहाँ पे अनुमान नहीं होगा क्योंकि हम निष्कर्ष निकाल रहे हैं। अब इसके बाद देखिए दोस्तों, भूतकाल के बारे में, भविष्य काल के बारे में अगर चीजें कोई है तो असत्य होगी। जैसे लोग कहते हैं फॉर्म आएगा मैं तैयारी कर लूंगा और पास हो जाऊं, ये गलत है। हम इस चीज पे फॉलो नहीं करते। कल क्या होगा क्या नहीं होगा पता नहीं। अगर आज आप अच्छा नहीं कर रहे हैं तो भूत कैसे सुधरेगा, भविष्य कैसे सुधरेगा, इसके बारे में कोई नहीं जानता। कल रहे ना रहे, कैसे भविष्य में अच्छा कर लेंगे, तो ये चीजें अननोन होंगी। अगर किसी भी स्टेटमेंट में निष्कर्ष निकाला गया किससे होगा, भूतकाल से या भविष्य काल से रिलेटेड होगा, तो अमान्य होगा, असत्य होगा। अब दोस्तों सबसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टिक करके इन शब्दों को ध्यान रखिए, अक्सर ये शब्द टकराएंगे और यहां से आपको बहुत जल्दी आंसर फाइंड हो जाएगा। केवल, निश्चित, हमेशा, सदा, सभी, प्रत्येक, एकमात्र, एकदम, ये सभी भाव अगर हैं तो असत्य होंगे। कोई भी चीज केवल नहीं हो सकती। एज एग्जाम्पल मैं भी अपना ले सकता हूं, मैं अच्छा पढ़ाता हूं, ऐसा आपको लग रहा होगा और है भी, तो ये हम ये नहीं कह सकते मैं बहुत केवल मैं ही अच्छा पढ़ाता हूं, ये गलत हो जाएगा। समझ पा रहे ना, केवल मैं शब्द नहीं यूज कर सकते, बहुत सारे लोग हैं जो अभी भी और चीजें कर सकती हैं, तो केवल का भाव गलत। निश्चित, मैं ही ऐसा करूंगा, अहम, तो भी ऐसे निष्कर्ष नहीं निकलेगा, क्योंकि भाई हमें निष्कर्ष निकालना है तो हमें दोनों पक्ष की बातों को सुनना पड़ेगा और मानना पड़ेगा, तभी निष्कर्ष निकलेगा। बोले नहीं मैं तो कुछ कंप्रोमाइज नहीं करूंगा, तो निश्चितता का भाव होगा तो निष्कर्ष नहीं निकलेगा, अमान्य होगा। तो इस तरीके से दोस्तों ये सारे ही शब्द ध्यान रखना आपको, केवल, निश्चित, हमेशा, सदा, सभी, प्रत्येक, एकमात्र, एकदम, शब्द जैसे आ जाए उनको अमान्य यानी असत्य कर देंगे। तो देखिए ये पूरी भूमिका आपकी चैप्टर की है, केवल इतना ही दोस्तों आपको समझना है। अगर चैप्टर का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है तो आप ये समझ लीजिए सारे के सारे प्रश्न आप निकाल लेंगे। तो प्रश्नों की मेन भूमिका कहां से आती है, इनके बेसिक कॉन्सेप्ट से। अब हम लोग प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। तो दोस्तों आपने अभी बेसिक कॉन्सेप्ट देख लिया, उम्मीद करता हूं उसको स्किप मत करिएगा, भगाइएगा मत, क्योंकि देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आपको मिलने वाले इसी से रिलेटेड। क्या कहा गया प्रश्न में, कथन क्या है, चमगादड़ अंडे नहीं देते हैं इसलिए चमगादड़ पक्षी नहीं। इट इज बेटर। यहाँ पे क्या निकला स्टेटमेंट से, चमगादड़ क्या है, अंडे नहीं देते हैं, इसका मतलब पक्षी नहीं है। तो यानी अब यहाँ पे निष्कर्ष ये निकला जो पक्षी होंगे वो क्या है, अंडे देंगे। एक चीज पे स्थापित हो गई क्या, कि पक्षी क्या होते हैं, अंडे देते हैं, और पक्षी की कैटेगरी में कौन है, चमगादड़ नहीं आता है। तो देखिए हम स्टेटमेंट पढ़े और कंक्लूजन पे पहुंच गए, तो आपको हमारे माइंड से काम करना है। अब आपको अपने माइंड को छोड़ना है, अब आपको क्या करना है, टीचर के माइंड को डाउट करना है। हमने स्टेटमेंट से क्या पढ़ा, चमगादड़ अंडे नहीं देते हैं इसलिए चमगादड़ पक्षी नहीं। तो क्या निकल गया कंक्लूजन हमारे दिमाग में, पक्षी अंडे देते हैं और चमगादड़ क्या है आपका, पक्षी। अब निष्कर्ष देखते हैं दोस्तों, बिल्कुल हो सकता है कि हमने जो सोचा वही निष्कर्ष रखा। देखिए सभी पक्षी अंडे देते हैं, दैट इज बेटर, यानी आपका क्या हुआ, निष्कर्ष बिल्कुल सत्य है। अभी हमने देखा यहाँ पे पक्षी क्या करते हैं,
अंडे देते हैं, क्योंकि चमगादड़ क्या है, अंडे नहीं देते हैं। इसका मतलब पक्षी नहीं, तो पक्षी क्या करेंगे, अंडे देंगे। एक भाव छिपा था और वो भाव निकल आया। अब देखिए दूसरा दोस्तों, केवल पक्षी अंडे देते हैं। अभी मैंने आपको बताया केवल, सदैव, हमेशा, इसलिए, निश्चित गलत होगा। ये आपका केवल शब्द की वजह से गलत हो जाएगा। अभी इसने कहा सभी पक्षी अंडे देते हैं, मैंने कहा 33% सत्य। लेकिन इसने कहा केवल पक्षी अंडे देते हैं, ये गलत हो गया। सांप क्या करता भाई, सांप भी तो अंडा देता है, वो कौन सा पक्षी है। तो ऐसे बहुत सारे जीव है हमारे। तो दोस्तों एक चीज ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे थोड़ा सा जनरल नॉलेज की बातें बता देता हूँ। जिन सभी के कान के परत होते हैं, ध्यान दीजिएगा, कान के परत होते हैं, वो क्या करते हैं, बच्चे देते हैं। जिन सभी के कान होते हैं बट ये परत नहीं होती है, केवल सुराग जैसा या उनका एक बिल जैसा होता है, वो अंडे देते हैं। तो इस तरीके से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आप देखिए निष्कर्ष आपका इसी तरीके से होगा, एबीसीडी के रूप में होगा। केवल पहला निष्कर्ष सत्य है, केवल दूसरा सत्य है, दोनों सत्य है, दोनों असत्य है। आप देख लीजिएगा। अब यहाँ पे या की कंडीशन नहीं बनेगी, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे या की कंडीशन नहीं बनेगी, क्योंकि हम कहाँ है, निष्कर्ष निकालना है। जैसे मैंने कहा 69,000 भर्ती क्या है, होगी, या बच्चे जीतेंगे या सरकार जीतेगी, लेकिन दोनों की समस्याओं को सॉल्व करके भर्ती प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, तो भर्ती होगी। अब ये नहीं होगा कि नहीं, या तो भर्ती होगी या तो नहीं, ऐसी भाव नहीं निकलेगा। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों क्या होगा, यहाँ पे निष्कर्ष निकलेगा 100%। यहाँ पे या की कंडीशन नहीं बनेगी, जबकि इनके पहले के चैप्टरों में आप देख पा रहे थे या की कंडीशन बन रही थी। तो नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग लेते हैं। प्रश्नों पे देखिए फोकस करना है आप सभी को, बहुत ज्यादा प्रश्न बनेंगे इसमें। हो सकता है एग्जाम में ये प्रश्न रिपीट हो या नहीं भी हो, बट लेकिन कॉन्सेप्ट आपका जरूर रिपीट होगा। कहा गया जिन लोगों ने, लिखता हूं प्रश्न, जिन लोगों ने स्वयं दहेज लिया वही दहेज के विरोध में अधिक बोलते हैं। लिया है वे दहेज के विरोध में अधिक बोलते हैं। तो दोस्तों स्टेटमेंट देख के आपको क्या लगा, इसका मतलब क्या हुआ, यहां डबल आदर्श आ गए। कहा क्या गया, मतलब जिन लोगों ने स्वयं दहेज लिया वही अधिक बोलते हैं, यानी करनी कथनी में क्या हो गया अंतर। मैं बोलू पास हो जाऊंगा, पास हो जाऊंगा, पास हो जाऊंगा, एग्जाम्पल, ठीक, और रिजल्ट आए कुछ ना निकले, तो आपके साथ मित्र क्या कहेंगे कि भैया देखो बार बार हर एग्जाम में कहते पास हो जाऊंगा, पास हो जाऊंगा, लेकिन होता कुछ नहीं। तो आपने उसमें दो स्टेटमेंट निकाल दिए ना, करनी और कथनी जैसा। अब इसके बाद देखिए क्या है, दूसरा चीज हम क्या कह सकते हैं, दहेज का ऑब्जेक्शन किया जा रहा है और दहेज लिया भी जा रहा है। इसका मतलब क्या, डबल भाव है। जैसे आप सब भी देखते होंगे, मान लीजिए आपकी 100% मान लीजिए हम कल्पना करते हैं, हमारी टीम आशा करती आप सबकी जल्दी जल्दी जॉब लग जाए। इसके बाद जब आपकी शादी तय होगी तो वहां पे क्या होगा, मन ही मन में आप क्या कहोगे, भाई मुझे दहेज कुछ नहीं चाहिए, लेकिन मम्मी पापा से बात कर लो, भैया से बात कर लो, ठीक है। तो मम्मी पापा भैया भी क्या करेंगे, कहीं देखिए दहेज के तौर पे तो हमें कुछ नहीं चाहिए, बेटी आपकी है, दामाद आपके हैं, अब जो भी आपको लगे आप दीजिए। तो यानी इनडायरेक्ट में मांग भी नहीं रहे हो और डायरेक्टली क्या है, इशारा भी कर रहे हैं कि हमें चाहिए। तो इस तरीके से दोस्तों अब इसमें निष्कर्ष क्या होगा आप समझ पा रहे हो। देखिए पहला निष्कर्ष क्या कहा गया, कथनी से करनी, कथनी से करनी कठिन होती है। बिल्कुल दोस्तों 100% सत्य है। देखिए कथनी करनी क्या है, बिल्कुल डिफरेंस है। क्यों, यहाँ पे देख रहे हैं दहेज का ऑब्जेक्शन भी कर रहे हैं और दूसरी तरफ क्या है, दहेज ले भी रहे हैं, दोनों चीजें हो गई। जैसे लोग कहते हैं मैं एग्जाम फाइट कर जाऊंगा, कुछ लोग करते भी, लेकिन कठिनता है, ध्यान दीजिएगा, कथनी से करनी कठिन होती है, कहना और करना अलग बात है। कह दिया मैंने तो वो बच्चे वही एग्जाम फाइट करेंगे जिन्होंने बहुत मेहनत करी है, समझ पा रहे हैं ना।
जैसे आज भी हम सब कुछ लोग लॉकडाउन समझ के घर पे पिक्चर देख रहे होंगे, और कुछ हमारे डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स कुछ लोग हमारी वीडियोस रोज देख रहे हैं, उन सबका धन्यवाद। तो देखिए इसका अंतर आएगा, मैं अभी तो नहीं कहूंगा, जैसे एग्जाम सितंबर अक्टूबर तक आपका जब शुरू होगा आप देखिएगा कितना आप उनसे आगे। चलिए दूसरा आपका, तो ये तो दोस्तों क्या होगा आपका सत्य। दूसरा देख लेते हैं, लोगों के दोहरे आदर्श। लोगों के दोहरे आदर्श, देखिए दोस्तों ये भी सत्य है। ऊपर से हमारे कथन से साफ साफ झलका, यहाँ पे उन्होंने दहेज क्या किया, लिया है, और यहाँ पे क्या क्या दहेज में बोल भी रहे, ना लेते या ना बोलते, या बोलते लेते, तो यानी कहना करना दोनों अलग। तो यहाँ पे आपका क्या होगा, सी ऑप्शन होगा, या आपका डी ऑप्शन होगा, जिसमें दोनों ही निष्कर्ष आपके सत्य हैं। तो उम्मीद करता हूं ये भी प्रश्न आपको क्लियर हुआ होगा। देखिए प्रश्नों को हम लोग इसलिए इतना हाईलाइट करते हैं, या मेरा प्रयास रहता है आपको ज्यादा लेक्चर इसलिए दिया जाए क्योंकि ये सारे ही प्रश्न बिल्कुल लॉजिक बेस्ड है। आपको इनके बारे में जानकारी करनी पड़ेगी, कैसे, जीएस के माध्यम से, यानी किस किस चीजों में क्या क्या आदर्श आ सकते हैं, किस किस चीजों में क्या क्या चीजें बन सकती, क्या क्या बदलाव हो सकते हैं। तो इन सब सारी चीजों का दहेज वाला केस तो आप देख रहे हैं लगातार कितना बड़ा था विषय। अब तो मान लीजिए थोड़ा लोगों में सुधार हुआ, बट अगर शुरुआती दौर पे आप बात करें तो दहेज एक बहुत बड़ा हमारे समाज का कोड़ था, जिसे कह सकते हैं अभिश्राप, एक से एक चीजें समस्याएं आती हैं। तो इन्हीं से रिलेटेड देख रहे हैं ना आप, सारे प्रश्नों में कहीं ना कहीं कोई ना कोई भूमिका आ रही है। आइए नेक्स्ट प्रश्न को लेते हैं। अपने कॉन्सेप्ट को मजबूत करना है, अपनी सोच को बढ़ाना है। नेक्स्ट प्रश्न में क्या कहा गया, नेता मनुष्य होते हैं, नेता मनुष्य होते हैं। जी भाई बिल्कुल बात सत्य है, नेता मनुष्य होते हैं। देखिए प्रश्नों का लेवल जो छोटा हो चाहे बड़ा हो, बट वो कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा लेके आएगा। स्टेटमेंट मतलब होता है डू एंड डाई, यानी जो बोल दिया वो मानना है। निष्कर्ष लेकिन ऐसा नहीं होगा, निष्कर्ष में हमें उसके हर पक्ष को, हर पहलू को देखना होगा। पहला देखिए क्या कहा गया, सभी मनुष्यों को विश्राम की आवश्यकता होती है। आगे कहा गया सभी मनुष्यों को विश्राम की आवश्यकता होती है, ऐसा आपका स्टेटमेंट दिया हुआ था। निष्कर्ष देखते हैं पहला क्या कहा गया, सभी मनुष्य नेता नहीं होते, सभी मनुष्य नेता नहीं होते। अब देखिए सभी शब्द यहाँ पे आ गया, मैंने कहा था जहां पे सभी शब्द का प्रयोग किया जाएगा पर्टिकुलर या फिर एकमात्र का प्रयोग किया जाएगा, वहां पे हमें स्टेटमेंट को देखना पड़ेगा किसके बारे में। देखिए वहां पक्षी के बारे में बात किया गया था पिछले प्रश्न में, तो सभी पक्षी अंडे देते हैं, तो वहां पे वो क्वालिटी थी सबकी, तो वो सत्य हुआ। बट यहाँ पे क्या दिया है, सभी मनुष्य नेता होते, ये नहीं हो सकता। मनुष्यों में से कुछ नेता होते हैं, सभी मनुष्य नेता नहीं हो सकते दोस्तों। तो इसलिए ये वाला निष्कर्ष क्या होगा आपका अमान्य होगा। देखिए सेंटेंस में जैसे आपको लग रहा होगा बिल्कुल सही है, अरे सर ये कैसे गलत हो सकता है, नहीं, लेकिन ये गलत होगा क्योंकि यहाँ पे सभी मनुष्य नेता नहीं होते हैं। तो यहाँ पे ये शब्द जो है हमारे पास ये फॉलो करेगा सेंटेंस के अनुसार। इसने कहा नेता मनुष्य होते हैं और यहाँ पे उल्टा कर दिया गया मनुष्य नेता नहीं होते, तो हमें इसका ध्यान देगा। दूसरा निष्कर्ष देखिए क्या कहा गया, नेताओं को विश्राम की आवश्यकता होती है, नेताओं को विश्राम की आवश्यकता होती है। दोस्तों देखिए राइटिंग पे मत जाइएगा, केवल ध्यान से सुना करिए क्योंकि जल्दी थोड़ा रहती है कि प्रश्न ज्यादा कराया जाए। तो देखिए यहाँ पे कहा गया मनुष्यों को विश्राम की आवश्यकता, और नेता है कौन, मनुष्य। दोस्तों देखिए दोनों चीजें मैच कर गई ना, इसका मतलब ये तर्क बिल्कुल सत्य है। नेताओं को विश्राम की आवश्यकता होती है क्योंकि नेता कौन है, मनुष्य है, और मनुष्यों सभी मनुष्यों को विश्राम की आवश्यकता होती है, इसका मतलब ये तत्व क्या। तो मैं बार बार कह रहा हूं केवल कॉन्सेप्ट को पकड़िए, सारे ही प्रश्न आपके सही हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं। तो देख पा रहे होंगे आप कॉन्सेप्ट केवल पकड़ना है प्रश्नों का, बाकी निष्कर्ष पे आप पहुंच जाएंगे। आप जज बन गए भाई, आज के चैप्टर में आप सभी जज बन चुके हैं क्योंकि आप सब कंक्लूजन कर रहे हैं।
हर चीज का। चलिए प्रश्न को लेते हैं हम। भारतीय संग्रहालय की सुरक्षा केंद्र सरकार का दायित्व है। ठीक, भारतीय संग्रहालयों की सुरक्षा का दायित्व केंद्र सरकार का है। ठीक, और दूसरा कहा गया विक्टोरिया मेमोरियल कक्ष राष्ट्रीय संपत्ति। विक्टोरिया मेमोरियल कक्ष राष्ट्रीय संपत्ति। ठीक है, कोई बात नहीं। निष्कर्ष पे देखते हैं, पहला निष्कर्ष और दूसरा निष्कर्ष क्या कहता है। पहला कहा गया भारतीय संग्रहालय राष्ट्रीय संपत्ति है। भारतीय संग्रहालय राष्ट्रीय संपत्ति है। दूसरा निष्कर्ष क्या कहा गया, राष्ट्र की ऐतिहासिक संपत्ति का संरक्षण केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है। वेरी इंटरेस्टिंग प्रश्न, आइए देखते हैं। कहा गया भारतीय संग्रहालयों की सुरक्षा का दायित्व केंद्र सरकार का है। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, अगर उसका दायित्व होता तो कहने की बात ही ना होती। समझिएगा मेरी बात को, भारतीय संग्रहालयों की सुरक्षा का दायित्व केंद्र सरकार का है। ये बात इन्होंने क्या केंद्र सरकार को डिनोट किया कि केंद्र सरकार को दायित्व दिया गया। अब इसमें ये भाव नहीं निकलना कि उसकी संपत्ति है कि नहीं है। दायित्व है इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसके अधिकारी हैं। जैसे किसी भी व्यक्ति को मैनेजर बनाया गया, अगर वो किसी फाउंडेशन का मैनेजर है, इसका जरूरी नहीं कि वो मालिक भी हो, और ऐसा हो भी सकता है कि वो मालिक भी और मैनेजर भी हो। तो यहाँ पे हम निष्कर्ष के अगर बारे में बात करें, कंक्लूजन के बारे में, तो यहाँ दो भाव, दायित्व तो है लेकिन उसका अधिकार नहीं पता चल रहा। ठीक, तो अब देखिए यहाँ पे कहा गया भारतीय संग्रहालय राष्ट्रीय संपत्ति है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अगर यहाँ पे भारतीय संग्रहालय आपका केंद्र का दिया गया, सेंटर का, तो ये राष्ट्रीय संपत्ति के रूप में डिनोट किया गया। यहाँ पे वहां दायित्व के बारे में बात किया गया और यहाँ संपत्ति के बारे में बात किया गया। यहाँ आपका क्या है, कार्य है, और यहाँ पे क्या है, अधिकार है। तो क्या सही हो सकता है? बिल्कुल नहीं, गलत। यानी ये क्या होगा, आपका सत्य। और अक्सर आप फट से सही कर देंगे, अरे ऐसे कैसे, भारतीय संग्रहालय राष्ट्रीय संपत्ति है, भारतीय संग्रहालय की सुरक्षा का दायित्व केंद्र सरकार का है, और यहाँ देखेंगे विक्टोरिया मेमोरियल कक्ष राष्ट्रीय संपत्ति। सेंटेंस आपने पढ़ा और यहाँ पे आंसर टिक कर देते हैं, दोनों दो चीजें, अधिकार और दायित्व। ठीक, तो दोस्तों ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा ये बात। अब दूसरा देखते हैं, क्या राष्ट्र की ऐतिहासिक संपत्ति का संरक्षण केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है। देखिए राष्ट्र की ऐतिहासिक संपत्ति, यहां ध्यान दीजिएगा, विक्टोरिया मेमोरियल क्या है, ये आपकी एक भवन। विक्टोरिया मेमोरियल आप सभी को पता है, जब ब्रिटिश हमारे पर राजगार करते थे तो 1858 में महारानी विक्टोरिया आई, उनके लिए एक भवन का निर्माण किया गया जो कलकत्ता में, यानी कोलकाता में आज भी विक्टोरिया मेमोरियल है। तो वो अब राष्ट्रीय संपत्ति है, ऐसा कुछ नहीं, किसी का भवन, किसी का निवास, किसी का स्थान राष्ट्रीय संपत्ति नहीं हो सकता। अगर वो स्मारक होता, वो कोई जैसे मान लीजिए किला होता, ताजमहल होता, या इस तरीके से, तो हम उसको कह सकते थे। बट यहाँ पे ये नहीं बताया विक्टोरिया मेमोरियल क्या है हमारा, किस तरीके से, किस कंडीशन पे है। और यहाँ पे दूसरी चीज क्या है आपका, यहाँ पे
राष्ट्र की ऐतिहासिक संपत्ति का संरक्षण केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है। यहाँ पे ऐसा नहीं, भारतीय संग्रहालय के बारे में कहा केंद्र सरकार दायित्व उसका निभा रहा है, लेकिन यहाँ विक्टोरिया मेमोरियल कक्ष राष्ट्रीय संपत्ति है, ये चीज तो सत्य थी, लेकिन यहाँ पे राष्ट्र की ऐतिहासिक संपत्ति और केंद्र सरकार, ये चीज यहाँ पे दोस्तों क्या होगा, गलत हो जाएगा। अगर इसी का इसी में से प्रश्न होता तो सत्य हो जाता, इसका इसमें से ही होता तो सत्य हो जाता, लेकिन यहाँ पे कुछ और कंडीशन थी, यहाँ पे कुछ और कंडीशन थी, दोनों को जोड़कर ये बना दिया गया, इसलिए ये भी क्या होगा, असत्य होगा, दोनों ही असत्य होगा। देखिए ये सब ऐसे प्रश्न हैं, लगता है कुछ और आता है कुछ, लेकिन यही सत्य है कि हमें निष्कर्ष निकालना है, और निष्कर्ष निकालने वाला व्यक्ति या समझौता कराने वाला व्यक्ति इतना आसानी से नहीं होता है। समझ पा रहे हैं ना? एज ए जज आप सभी देख रहे होंगे जजों की, आप सबको लगता होगा अरे मेरी भर्ती कोर्ट में चली गई, लगता है ना, अभी निर्णय आ जाना चाहिए, आज ही फाइनल हो जाना चाहिए। भैया इतना आसान नहीं होता, वहां पे तथ्यों को देखना पड़ता है, किसी को किसी भी तरीके की क्षति ना हो, या किसी का पर्टिकुलर किसी को दबाया ना जाए, सबका निस्तारण करके क्या करना होता है, हमें निष्कर्ष यानी कंक्लूजन निकालना होगा। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आज के इस छोटे से कॉन्सेप्ट पे जो हमने आज एक्सरसाइज पे वर्क किया है, प्लस इसका बेसिक कॉन्सेप्ट पूरा डिस्क्राइब किया गया है, उनको ध्यान दीजिए। कल का हमारा जो लेक्चर इस पे होगा एक्सरसाइज पे बेस्ड होगा, और भी एक प्रश्नों पे हम चर्चा करेंगे। अगर कोई भी दोस्त हमारा या कोई भी हमारा डियर स्टूडेंट जो फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो दोस्तों। और अभी तो मैं नहीं कहूंगा, बट आने वाले एग्जामिनेशन में आप इसका अंतर देखेंगे कि हमने जब शुरुआत करी थी तब क्या थे और आज हम चैनल के साथ जुड़कर कहां तक पहुंच चुके हैं। धन्यवाद।